हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, घटना चक्र की। और इस घटना चक्र में आपके थ्योरेटिकल वीडियोस होंगे टॉपिक वाइज। इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। जो आपका भारतीय इतिहास है उसमें जो इसमें टॉपिक्स हैं उसको अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। और आपके यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पूरी बुक आपको कराऊंगा। और पेपर से पहले आपको करना क्या है कि केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हो सके तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में। और गुप्त वंश काफ़ी बड़ा है, इसमें केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में देखेंगे। इसमें केवल चुने हुए टॉपिक्स को लिया गया है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ल्यूसन जरूर पढ़िएगा, अगर आपके पास हो तो उससे काफ़ी पॉइंट्स जो हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, गुप्त वंश जो था ये आपके 275 से 550 ईसा पूर्व में शासन किया गया था गुप्त वंश के। इस वंश की जो स्थापना थी लगभग 275 ईस्वी में महाराज अधिराज, जो इनका उपाधि दी गई थी, श्रीगुप्त को दी गई थी महाराज अधिराज की उपाधि। और ये श्रीगुप्त इनके संस्थापक थे। और इनके बाद फिर घटोत्कच आया था, वो ज़्यादा काबिल राजा नहीं था। उसके बाद गुप्त वंश का जो प्रथम शक्तिशाली जो राजा था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। 319 से 335 तक। देखिए, इसमें जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम की जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी राजकुमारी थी, कुमार देवी के साथ विवाह हुआ था उनका। और इन्हीं का जो उत्तराधिकारी है वो समुद्रगुप्त है। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, मैंने बताया अभी। अगला देखिए, वकाटक शासक प्रबल सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। कन्नौज को महोदया या महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था इसका। देखिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईस्वी में के शासनकाल में इसे सूचना प्रदान करता था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशरण ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, तो ये हरिशरण ने लिखी और ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और देखिए, इसमें जो समुद्रगुप्त था इसने कई तरीके की उपाधियाँ धारण की थी। ये परम पराक्रमार्क और एक थी कविराज की उसने उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ऐसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो इसमें उपाधियों का ज़्यादा ही बोलबाला था। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थी इसने विक्रमादित्य की धारण की थी, जो उपाधि थी। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता था। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के अंतिम शासक जो शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को जो थे विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी कही जाती है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस उपलब्धि में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। हुणों का जो पहला भारतीय आक्रमण था गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त ने हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। क्योंकि देखिए, हुणों का आक्रमण जो था पहली बार जो चालू हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में चालू हुआ था और इन्होंने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं इसी साथ में दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। और देखिए,
चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य, इसके बाद का जो इनका पुत्र था वो था कुमारगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धन्वंतरी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। तो ये जो नवरत्नों की श्रृंखला थी इन्हीं ने चालू की थी, बाद में अकबर ने भी अपनाई थी, नवरत्न अपने दरबार में रखे थे। नेक्स्ट है चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। इनके जो नवरत्न थे उन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ यानी एस्ट्रोनॉम और गणितज्ञ थे, उन्होंने सिद्धांत श्रोमणी तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। जैसे कि चीनी जो यात्री था फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेख है साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। एरण जो अभिलेख है 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो एरण अभिलेख जो है 510 ईसा पूर्व का है और इसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेख इसमें से प्राप्त होता है। अगला देखिए, गुप्त संवत का प्रवर्तक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था और ये जो गुप्त संवत था ये 319 ईसा पूर्व में चालू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। अगला देखिए, गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया है। नेक्स्ट, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। 3वीं शताब्दी में वारंगल यानी लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तोरणमाण भारत पर दूसरे मूल आक्रमण का नेता था। नेक्स्ट है, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था और जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से ये ईरान एवं इसके बाद यूरोप में पहुंच गया। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, जो मैंने अभी आपको जो दर्शन थे उसमें कहा था आपको। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक बताया गया। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम जी को कहा गया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक जो इमारतें और मंदिर हैं उनकी स्थिति देखते थे। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शांति निकेतन ये वीर भूमि यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर जो है मामल्लपुरम ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। सांची स्तूप ये रायसेन ये मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर ये काला पैगोड़ा ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर ये गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये आपके माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जैन मंदिर से संबंधित जैनों से संबंधित है। ब्रह्मा मंदिर ये पुष्कर राजस्थान में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर ये हेलीबीड कर्नाटक में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर ये आपके तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर ये आपके तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर ये पुरी उड़ीसा में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। खजुराहो मंदिर ये आपके छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से आपके ये जो भी आपकी प्रसिद्ध इमारतें या मंदिर हैं उनके बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया। और ये आपका जो गुप्त वंश है यहाँ से आपका पूरा होता है। इसके बाद आपका आएगा और जो गुप्तोत्तर काल के बाद के जो वंश है जैसे वर्धन वंश है, ठीक है, हर्षवर्धन के इसमें फैक्ट्स आएंगे। इसको अगले वीडियो में देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसकी ड्यूशन की बुक आती है, अगर आपके पास हो उसे पढ़ लीजिएगा और इसके फैक्ट भी आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि यूपीएससी पैट का जो ट्रेंड है वो बदल भी सकता है। पिछली बार काफ़ी हार्ड था, इस बार हार्ड हो सकता है क्योंकि आपकी यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है।
और इसके बाद यूपी जो वीडियो का है उसकी भी वैकेंसी आने की हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।